जब मैं 66 साल की थी तो मेरे माताजी का देहांत हो गया था। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी और वो हम नहीं दिला पाए। यह 2008 की बात है और कसीदाकारी का काम शुरू किया। जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर सब खड़े होकर तालियां बजाई। महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो उसमें बाड़मेर की रूमा देवी का नाम काफी ऊंचे से लिया जाता है, काफी आगे आता है। इन्होंने न केवल अपने को खड़ा किया और आज करीब हजारों महिलाओं को ये जो है सहारा बनी है, उनको आगे बढ़ा रही है। इनसे बात करते हैं कि क्या रही इनकी यात्रा। ये आपकी जो यात्रा है, आप महिलाओं को इतना आगे सहारा दे रही हैं सारी, अपने बारे में बताइएगा कि कैसे यहाँ इस ओर कैसे आए, ये वो जुनून क्या था? नमस्कार, मेरा नाम रूमा देवी है और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है और वहाँ पे रेत के टिब्बों के बीच बीच में ढाणियाँ बनी हुई है, वहाँ हम रहते हैं। उसी ढाणी में मेरा जन्म हुआ और जब मैं 66 साल की थी तो मेरे माताजी का देहांत हो गया था और 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई थी। स्कूल छूटने के बाद मैं पानी लाने का काम, घर का काम, पशुपालन का काम, यही काम रहता था और जब समय मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी। और 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में स्थायी रोज़गार कुछ था नहीं और खेती का काम भी अगर बारिश हो तो 3 महीने का रहता, नहीं तो वो भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी और वो हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। तब मैंने सोचा कि ज़िंदगी में जी के क्या करना है, ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ क्योंकि पहले माँ का प्यार नहीं मिला, फिर बच्चे का। तो ऐसी स्थिति में फिर मुझे लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगा रहे और मेरा घर का काम भी चले। फिर याद आया कि जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखा था, मैं उसी से कुछ बैग बनाऊंगी और जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग लेके ज़रूर जाएगी। तो मैंने सुई धागा हाथ में ले लिया, 2008 की बात है, और कसीदाकारी का काम शुरू किया। लेकिन जो बैग था उसकी स्टिचिंग मशीन से होनी थी और मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उस समय फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने सोचा काम नहीं होगा। तो फिर मैंने कि मुझे परेशानियाँ हो रही है, मेरी और भी बहनों को होती होगी, मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम मिल के कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सोच के मैं मेरी 2-3 सहेलियों से मिली और उनसे बात किया। फिर हमने 10 महिलाओं ने मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, 100-100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। जो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है, अभी मैं जिसकी प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में किसी ने बताया कि यहाँ पे एक संस्था है, वो महिलाओं के लिए काम करती है, आप शायद उनके पास जाओगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो हम 2-3 बहनें इकट्ठे होकर वहाँ गए और वहाँ पे संस्थापक से मिले और हमने बोला कि हमारा समूह बना हुआ है, हमें काम की ज़रूरत है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि महिलाएं काम से जुड़े, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला ये आज आए हैं कल आएंगे नहीं, काम इनसे होगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, हमें काम करना है, हमारा समूह भी बना हुआ है और हमें काम की ज़रूरत है। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया और सैंपल हमने जब अच्छा बनाया तो फिर हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया गया कि ये आप करके लेके आइए। जो वो 3 दिन का ऑर्डर था वो फर्स्ट ऑर्डर था हमारे पास में और हमें बहुत खुशी हुई थी। हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह जब वापस गए तो उन्होंने सोचा कि इनसे काम हुआ नहीं, कि 3 दिन का काम और कल शाम को लेके गए, सुबह वापस लेके आ गए। तो मैंने कहा नहीं, हम काम पूरा करके लेके आए हैं। तो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा हमें तो खुशी इतनी थी कि पूरी रात बैठ के काम किया। तो फिर उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमारे गांव में और भी बहनें हैं जिनको काम की ज़रूरत है, हम कैसे करें, इस काम को और कैसे बढ़ाएं। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा एग्जीबिशन होते कहाँ हैं? तो एग्जीबिशन तो जहाँ मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे, क्योंकि बाड़मेर में तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पे बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट्स के जो मेले लगते हैं उसमें आपके समय ये प्रोडक्ट है वो सेल भी हो जाएंगे और आपको एंड टू एंड पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर 2010 में जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, फिर हमने प्रोडक्ट बनाए, वो कट्टे में डाल के ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के हम दिल्ली पहुँचे और वहाँ जाके हमने हमारा बूथ लगाया और 3 दिन का एग्जीबिशन था।
जिसमें ज़्यादातर कस्टमर है वो महिलाएं थी। वो देख के समझ गई थी कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट हाथ से बनाए या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा पूरा हाथ का काम है। तो फिर वो जो एग्जीबिशन थी 3 दिन की, उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई। और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करेंगे। यही सोच के वापस आए और गांव-गांव गए, ढाणी-ढाणी गए, वहाँ पे महिलाओं से मिलने की कोशिश की, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि अगले एग्जीबिशन में हम जाएंगे और अच्छी सेल करके आएंगे। और जब हमारी नेक्स्ट एग्जीबिशन हुई तो वो हमारी पूरी अच्छी गई, क्योंकि उसमें हमारी पूरी 11 लाख की सेल करके आए थे हम। अच्छा, हाँ। तो आप 11,000 से 11 लाख पहुंच गए। हाँ, तो फिर उसके बाद तो हमने ये सोच लिया कि अब हम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे, इसमें नवाचार करेंगे। तो फिर अलग-अलग जगह से हमने फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया। और पहले सिर्फ हम होम फर्निशिंग के आइटम बनाते थे, कुशन कवर, बेड कवर, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में पहनने के लिए कपड़े बनाएँ जिसमें ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने ये टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी ये फैब्रिक लेके इसके साथ में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। लेकिन फिर भी बना दिए, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पहना हुआ कैसा लगेगा। मैंने कहा अब इनका प्रचार कैसे करें, लोगों को कैसे दिखाएं कि ये बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। तो फिर किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो, मतलब नाम से ही हमें ऐसा लगता था कि छोटे कपड़े पहनना, ऐसा हम क्यों फैशन शो करें। तो एकदम से मना कर दिया, लेकिन फिर किसी ने बोला कि आप हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ये तो सही है, करना चाहिए, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, अवॉर्डी लोग आ रहे हैं, आप उनके साथ में कैसे कलेक्शन बनाओगे। तो वहाँ पे हमने ज़िद की कि हमें एक बार आप मौका दीजिए फैशन शो करने का। तो वहाँ से मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, इतने बड़े डिज़ाइनरों के साथ में हमारा कलेक्शन कैसा बनेगा, हमने तो कभी फैशन शो किया नहीं। तो फिर हमने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं। तो दिल्ली में ही कोई एनजीओ के पास में हम गए और हमने बोला कि हमें ये फैशन शो करना और इसमें हमारे कलेक्शन बनाने में आप हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, ये ज़िद आप छोड़ दीजिए, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। तो उस समय काफ़ी बुरा लगा, रोना भी आया कि मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो जैसा हमें समझ में आया, कलर थीम लिया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की, बहुत घबराहट भी हो रही थी कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे पसंद है तो लोग ज़रूर करेंगे। यही सोच के हम जयपुर पहुँचे और जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर सब खड़े होकर तालियां बजाई, जिसमें हेमंत त्रिवेदी, बीबी रसेल, अलमेंडा ठाकुर ये सब डिज़ाइनर थे और उनके सामने हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा गया। और उसके बाद में मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर रही और जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हमने अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। और उसके बाद में टीएफआई का डिज़ाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मैंने ही जीता था। और उसके बाद में मैंने सोचा कि हम इंडिया में तो कर ही रहे हैं, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्जीबिशन करें जिससे हमारी और भी बहनों को काम मिलेगा। ये सोचा ही था। उसी टाइम मेरे पास में जर्मनी हेम टेक्सटाइल करके मैं फ्रैंकफर्ट मैसे में एक एग्जीबिशन होता है, वहाँ से एक मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे एग्जीबिशन करेंगे, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये बिल्कुल नहीं सोचा था। तो इतनी खुशी हुई कि हमें वहाँ मौका मिला। लेकिन वहाँ का वेदर कैसा है, क्या खान पान है, क्यों हम तो प्योर वेजिटेरियन है, क्या क्या दिक्कत रहेगी, काफ़ी लोगों से पूछा, बात की। तो किसी ने बोला कि दिसंबर का महीना है तो ठंडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप गर्म कपड़े लेके जाना। किसी ने बोला आप वेजिटेरियन है तो खाने पीने की चीज़ें कुछ साथ में लेके जाना। फिर हम आटा सब्जी मसाला सब साथ में लेके गए, वहाँ जाके रोटियां भी बनाई और वहाँ के लोगों को भी खिलाई। जब उन्होंने खाई तो बोले कि हमने फर्स्ट बार ताज़ी ब्रेड खाई है। मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा हुआ हम आटा साथ में लेके आए। और वहाँ का जर्मनी का एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत शानदार था। के बाद में हमने सिंगापुर, यूएसए, दुबई काफ़ी जगह पे हमने फैशन शोज़ किए, एग्जीबिशन की। और धीरे धीरे करते आज जो 10 महिलाओं से शुरुआत हुई थी, 40,000 महिलाओं से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है।
जब हमारा फैशन शो होता है तो प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ साथ में हम आर्टिजनों को भी रैंप वॉक करवाते हैं, और आज कई डिजाइनर्स लोग हैं वो भी फॉलो करना शुरू कर दिया। राजस्थान की पूरी 44 लाख महिलाएं हैं जो राजविका से जुड़ी हुई है, उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। आपको लगता है कि आपने, चूंकि आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई जैसा कि आपने बताया, फिर उसके बाद आपने उसको बढ़ाने के लिए कि और ज़्यादा, हम अगर आपने डिजाइनिंग के कोर्सेज किए होते तो इसको और अच्छा ब्रांड बना और सकते ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि म, मैंने कभी अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। 8वीं तक मेरी स्कूल छूट गई, कॉलेज के बारे में नहीं सोचा, और जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इनविटेशन आया कि हम हमारे एनुअल आप फंक्शन में एज हार्वर्ड भी ए जा चुकी हैं? स्पीकर के तौर पे बुला रहे हैं, मैंने 1 महीने तक उनको वापस जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह का तो पता है, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो इनको जानना है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है और आपको आना है, क्योंकि सुई धागे से कोई अवार्ड मिलता है ये मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रूमा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये रूमा देवी जी की कहानी है कि इन्होंने कैसे अपने को आगे किया और अपने को संभाला उन परिस्थितियों से आगे बढ़ के, जहाँ पे अभी एक महिला तो क्या, एक आम नागरिक या जो एक मजबूत आदमी भी नहीं बढ़ पाता है, उस गांव से निकल के और विदेशों तक इन्होंने झंडे गाड़े हैं। मनीष मिश्रा, गाँव।